प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में 9वीं कक्षा की गणित की अध्याय हेरोन का सूत्र का भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके कि हम कुछ रोचक प्रश्नों को भी देखेंगे। साथ ही 11वीं कक्षा में भी हम गणित के त्रिकोणमितीय फलन अध्याय का चौथा भाग देखने वाले हैं, जिसके कि हम कुछ रोचक प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अब अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम हेरोन का सूत्र का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछले वीडियो में पढ़ा था हेरोन का सूत्र का परिचय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र द्वारा शुरू करने से पहले हम हेरोन के बारे में जानेंगे। स्क्रीन पर आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है हेरोन की। हेरोन का जन्म मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। हेरोन ने अपना कार्य अनुप्रायोगिक गणित पर किया, अर्थात अप्लाइड मैथमेटिक्स पर किया। हेरोन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में त्रिभुज के तीनों भुजाओं के पदों में उसके क्षेत्रफल का प्रसिद्ध सूत्र प्रतिपादित किया है, जिसे हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हेरोन के इस सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। इसे नीचे दिया जा रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s गुणे s घटा a गुणे s घटा b गुणे s घटा c, जहाँ a, b और c त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा s बराबर है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का योग को 2 से भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने हमारी पिछली वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था, जिसमें हमने आपसे कहा था, मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर मापी गई है। आप इसका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो उस प्रश्न का हल आप हेरोन का सूत्र का प्रयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम उसी प्रश्न को हल करते हैं हेरोन के सूत्र द्वारा। एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुजाकार पार्क बनाएंगे जिसकी भुजाएं हैं 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की। मान लेते हैं हम कि a बराबर है हमारा 40 सेंटीमीटर के, b बराबर है 24 सेंटीमीटर के और c बराबर है 32 सेंटीमीटर के। तो जैसा कि आपने अभी देखा था, हेरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा, जो कि आएगा हमारा a योग b योग c बटे 2 को हल करने के बाद। तो चलिए हम पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं, जो कि आएगा हमारा 40 योग 24 योग 32 बटे 2, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 96 बटे 2 यानी कि 48 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिभुज का अर्ध परिमाप है,
यानी कि s का मान है। अब हम s घटा a, s घटा b और s घटा c का मान ज्ञात करेंगे, जो कि आएगा s घटा a बराबर 48 घटा 40 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर। s माइनस b आएगा हमारा 48 घटा 24 सेंटीमीटर यानी कि 24 सेंटीमीटर। s घटा c आएगा हमारा 48 घटा 32 सेंटीमीटर यानी कि 16 सेंटीमीटर। अब हमारे पास s का मान भी है, s घटा a का मान भी है, s घटा b का मान भी है और s घटा c का मान भी है। तो चलिए अब हम इन सभी के मान को हेरोन के सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s गुणे s घटा a गुणे s घटा b गुणे s घटा c। तो जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्गमूल 48 गुणे 8 गुणे 24 गुणे 16। अगर आप इन संख्याओं को हल करेंगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो बहुत ही बड़ी संख्या होगी और उसे निकालने में आपका बहुत ज़्यादा समय जाएगा। तो जैसा कि आपने वर्गमूल निकालने के समय सीखा था कि बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम उसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो चलिए यहाँ पर भी हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे इन संख्याओं का, जिससे हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर 48 को हमने लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। 8 को हमने लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2। 24 को हमने लिखा है 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 16 को हमने लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम दो समान संख्याओं का एक समूह बनाएंगे, जिससे हमें मिल जाएगा वर्गमूल 2 गुणे 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 3 गुणे 3। अब हम वर्गमूल दो समान संख्याओं के समूह से एक संख्या को लिखेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 2 गुणे 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 3। यहाँ पर वर्गमूल 2 गुणे 2 को हमने लिखा है 2। इसी तरह जितने भी वर्गमूल 2 गुणे 2 थे उसको हमने लिख दिया है 2 के बराबर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वर्गमूल 3 गुणे 3 को लिखा है हमने 3, जिसे हल करने के बाद हमें मिल जाएगा 384 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जब हमें तीनों भुजाओं का माप दिया होगा और ऊंचाई नहीं दी हुई होगी। तो इस प्रश्न में आपने देखा कि किस तरह हेरोन का सूत्र का प्रयोग करके हमने इस प्रश्न को आसानी से हल कर लिया। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हेरोन के सूत्र द्वारा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं PQR, जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर। तो चलिए हम मान लेते हैं कि A, B, C तीनों बराबर है हमारे 10 सेंटीमीटर के। तो जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में किया था, सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप आएगा हमारा 10 योग 10 योग 10 बटे 2, जिसे हल करने के बाद हमें मिल जाएगा 30 बटे 2 अर्थात 15 सेंटीमीटर। अब हमें s का मान मिल गया है। तो चलिए अब हम s घटा a, s घटा b और s घटा
c का मान ज्ञात करते हैं, जो कि बराबर होगा हमारा 15 घटा 10 सेंटीमीटर अर्थात 5 सेंटीमीटर के। अब हमारे पास s का मान भी है, s घटा a का मान भी है, s घटा b का मान भी है और s घटा c का मान भी है। तो चलिए अब हम हेरोन का सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। तो हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वर्गमूल s गुणे s घटा a गुणे s घटा b गुणे s घटा c। जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्गमूल 15 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर भी हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे ताकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकें, जिससे हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर 15 को हमने लिखा है 3 गुणे 5, जिससे हमें मिल जाएगा 5 गुणे 5 गुणे वर्गमूल 3। यहाँ पर वर्गमूल 5 गुणे 5 को हमने लिखा है 5, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसे हल करने के बाद हमें मिल जाएगा 25 गुणे वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग, अर्थात हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 25 गुणे वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग। तो इस तरह हमने हेरोन के सूत्र द्वारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। आज के इस वीडियो में हमने सीखा त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र द्वारा, जो कि है वर्गमूल s गुणे s घटा a गुणे s घटा b गुणे s घटा c। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे हेरोन के सूत्र पर आधारित प्रश्न। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय त्रिकोणमितीय फलन भाग 4। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार जानते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर तथा चतुर्थांश। तो चलिए शुरू करते हैं प्रांत से। प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। किसी फलन का प्रांत स्वतंत्र चर के सभी संभव मान का पूर्ण समुच्चय होता है, जहां पर फलन का अर्थ है फंक्शन तथा समुच्चय का मतलब है सेट। किसी फलन y बराबर fx के लिए फलन का प्रांत x के उन सभी संभव मान का पूर्ण समुच्चय होता है जिसके लिए फलन y का मान वास्तविक होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन y बराबर fx है तो x के उन सभी संभव मान का समुच्चय प्रांत कहलाता है जिसके लिए y का मान वास्तविक होता है। तो आइए आगे चलते हैं और परिसर पर नजर डालते हैं। परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज।
किसी फलन का परिसर फलन के सभी वास्तविक मानों के समुच्चय को कहते हैं। किसी फलन y बराबर fx के लिए फलन का परिसर y के मान का वह समुच्चय होता है जो प्रांत के मान को प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूट करने पर मिलता है। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन y बराबर fx है तो x में डोमेन यानी प्रांत के सभी मानों को प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूट करने के बाद y के मान का जो समुच्चय मिलता है उसको हम परिसर यानी रेंज कहते हैं। परिसर के लिए y का मान हमेशा एक वास्तविक संख्या के रूप में होता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हम एक त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं जो कि है y बराबर sin x। अब इसका प्रांत ज्ञात करने के लिए हमें ध्यान देना होगा x के किस किस मान के लिए y का मान वास्तविक मिलेगा। तो हम सब जानते हैं कि x के सभी वास्तविक मान के लिए y का मान -1 से लेके +1 के बीच में ही आता है। इसलिए x के सभी वास्तविक मान के लिए y का मान वास्तविक ही होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्रांत होगा x such that x जहां x belongs to R, जहां पर R रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होगा सभी रियल नंबर x के मान को सेटिस्फाई करेंगे। अब आइए देखते हैं कि परिसर का मान क्या होगा। तो परिसर का इंटरवल होगा -1 to 1, क्योंकि sin x के लिए y का मान -1 और 1 के बीच में ही हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि y बराबर cos x के लिए प्रांत तथा परिसर क्या होंगे। तो x के भी सभी वास्तविक मान के लिए y का मान वास्तविक ही आएगा। इसलिए y बराबर cos x का प्रांत होगा x such that x जहां x belongs to R, जहां R है रियल नंबर। और इसी प्रकार इसका परिसर होगा इंटरवल -1 to 1। तो आइए अब आगे चलते हैं और y बराबर 1/sin x का प्रांत तथा परिसर देखते हैं। तो इसके लिए प्रांत होगा x such that x belong to R और x is not equal to n pi, जहां n belongs to z। यहां पर r रियल नंबर तथा z इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर दो कंडीशंस हैं, जिसमें पहली है कि x का मान सभी वास्तविक संख्याओं के मान को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन x का मान n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, जहां n एक इंटीजर यानी पूर्ण संख्या है। क्योंकि अगर x का मान पाई, 2 पाई, 3 पाई या 4 पाई आदि होगा तो y का मान इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगा। इसलिए x का मान n पाई के इक्वल नहीं ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका परिसर क्या होगा। तो इसका परिसर होगा y such that y जहां y belongs to R और y छोटा होगा -1 से या फिर y बड़ा होगा 1 से। सिर्फ इस कंडीशन के लिए ही y का मान एक वास्तविक संख्या के रूप में मिलेगा। तो आइए अब आगे चलते हैं और y बराबर 1/cos x का प्रांत तथा
परिसर के बारे में पढ़ते हैं। तो इस फलन का प्रांत होगा x such that x, जहां x belongs to R और x is not equal to 2n plus 1 pi by 2, जहां n belongs to z। इस कंडीशन के लिए ही y का मान एक वास्तविक संख्या के रूप में होगा। आइए देखते हैं कि इसका परिसर क्या होगा। तो इसका परिसर के लिए कंडीशन है y such that y, जहां y belongs to R, जिसमें y या तो -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार y बराबर 10x के लिए प्रांत तथा परिसर का अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए प्रांत होगा x such that x belongs to R और x is not equal to 2n plus 1 into pi by 2, जहां पर n belongs to z। और इसका परिसर होगा y such that y, जहां y belongs to R। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार y बराबर cot x का प्रांत तथा परिसर देखते हैं। तो y बराबर cot x के लिए प्रांत होगा x such that x, जहां x belongs to R और यहां पर x बराबर नहीं होगा n पाई के, जहां पर n belongs to z, यानी n एक पूर्ण संख्या है। तो आइए इसका परिसर देखते हैं। तो इसका परिसर होगा y such that y, जहां y belongs to R। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम एक त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं जो कि है y बराबर sin x। अब हम इस फलन के लिए चतुर्थांश का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हम एक ग्राफ लेते हैं जो इस प्रकार है, जिसके एक्सिस यानी अक्ष इस प्रकार है। यह है x, यहां पर है अक्ष -x तथा यहां पर है अक्ष y तथा इसके विपरीत है अक्ष -y। तो यहां पर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की रेंज को इस तरह लिखते हैं, जो कि होता है पहला चतुर्थांश। इसी प्रकार 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है दूसरा चतुर्थांश और 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच होता है तीसरा चतुर्थांश और इसी प्रकार 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच होता है चौथा चतुर्थांश। अब y बराबर sin x के लिए पहले चतुर्थांश में मान होता है 0 से 1 के बीच में और दूसरे चतुर्थांश में मान होता है 1 से 0 के बीच में। इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में मान होता है 0 से -1 के बीच में और चौथे चतुर्थांश में मान होता है -1 से 0 के बीच में। तो आइए इससे रिलेट करके हम y बराबर sin x का ग्राफ देखते हैं। y बराबर sin x के ग्राफ के लिए सबसे पहले हम अक्ष बना लेते हैं जिसका मूल बिंदु इस प्रकार है। अब इस पर हम डिवीजन करते हैं जो कि इस प्रकार है, जिसमें क्षैतिज अक्ष पर डिवीजन इस तरह से है, जिनके मान है पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई तथा 3 पाई और -3 पाई तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर इस प्रकार है क्योंकि है 1 और -1। तो इनके लिए y बराबर sin x का ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, जिसका मान x बराबर 0 के लिए 0 है
तथा x बराबर π/2 के लिए 1 है। तो आइए अब आगे चलते हैं और y बराबर cos x के लिए चतुर्थांश को समझते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले अक्ष बना लेते हैं, जिसका नाम है y माइनस x और माइनस y, और जिनके चतुर्थांश इस प्रकार हैं। अब यहां पर प्रथम चतुर्थांश में y बराबर cos x का मान होता है 1 से 0 के बीच, द्वितीय चतुर्थांश में होता है 0 से -1 के बीच, इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में -1 से 0 तथा चौथे चतुर्थांश में 1 से 0 के बीच होता है। अब आइए इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं, जिसके ग्राफ के लिए हम अक्ष बनाते हैं तथा उस पर हम मूल बिंदु के साथ कुछ डिवीजन देखते हैं, जो कि इस प्रकार होते हैं, और इस तरह हमें y बराबर cos x का ग्राफ मिल जाता है। तो आइए आगे चलते हैं और इसी तरह y बराबर tan x के लिए चतुर्थांश को समझते हैं, जिसे हम इस तरह अक्ष पर उनके नाम के साथ हम चतुर्थांश को दिखा सकते हैं, जिसमें पहले चतुर्थांश में y का मान होता है 0 से इंफिनिटी तथा दूसरे चतुर्थांश में होता है -इंफिनिटी टू 0। इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में 0 टू इंफिनिटी तथा चौथे चतुर्थांश में होता है -इंफिनिटी टू 0। तो आइए आगे चलते हैं और y बराबर tan x के लिए ग्राफ देखते हैं। इसके लिए हम अक्ष को विभाजित करते हैं, जो कि इस प्रकार होता है, और इसके अनुसार हम tan x का ग्राफ इस तरह ड्रॉ करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और y बराबर cot x का चतुर्थांश देखते हैं। तो इसका चतुर्थांश भी हम इस तरह दिखा सकते हैं, जिसमें पहला, दूसरा तथा चौथा चतुर्थांश इस प्रकार है, जिसके लिए y का मान होता है पहले चतुर्थांश में इंफिनिटी टू 0, दूसरे में 0 से -इंफिनिटी, तीसरे में इंफिनिटी से 0 तथा चौथे में 0 से -इंफिनिटी, जिसके लिए ग्राफ इस प्रकार है, जिसके लिए हम पहले अक्ष को विभाजित करते हैं, जिनको हम इस प्रकार लिखते हैं, और इसके अनुसार हम cot x का ग्राफ इस तरह ड्रॉ करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और y बराबर sec x के लिए चतुर्थांश का अध्ययन करते हैं। तो y बराबर sec x का चतुर्थांश हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, जिसमें पहले चतुर्थांश में y का मान होता है 1 टू इंफिनिटी, दूसरे में मान होता है -इंफिनिटी टू -1 तथा तीसरे में मान होता है -1 टू -इंफिनिटी, और इसी तरह चौथे में मान होता है इंफिनिटी टू 1। तो आइए आगे चलते हैं और sec x के ग्राफ को देखते हैं। इसके लिए हम अक्ष का विभाजन करते हैं इस प्रकार, तथा हम इस तरह sec x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और cosec x के चतुर्थांश को देखते हैं, जो कि इस प्रकार दिखाया जा सकता है, जिसमें पहले चतुर्थांश में y का मान होता है इंफिनिटी टू 1, दूसरे में होता है 1 टू इंफिनिटी, तीसरे में -इंफिनिटी टू -1 तथा चौथे में होता है -1 टू -इंफिनिटी, जिसके लिए ग्राफ हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, जिसमें हम यहाँ अक्षों का विभाजन करते हैं, जो कि इस तरह से है, और cosec x का ग्राफ इस प्रकार दिखाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। तो आज हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर तथा चतुर्थांश व ग्राफ। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। धन्यवाद।
दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 9वीं कक्षा में गणित की अध्याय हीरोन का सूत्र पढ़ा। साथ ही 11वीं कक्षा में भी गणित की अध्याय त्रिकोणमितीय फलन को जाना। आइए देखते हैं कि अब हम कल क्या पढ़ेंगे। तो कल हम 9वीं कक्षा में साइंस की अध्याय उत्तक पढ़ेंगे। हम इस अध्याय का दूसरा भाग देखेंगे कल, और साथ ही 11वीं कक्षा में फिजिक्स की अध्याय समतल में गति का दूसरा भाग देखेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।